प्यारे बच्चों, आज फिर एक बार आप लोगों का स्वागत करते हैं मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में। आप लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ा फैमिली क्रूसीफेरी के विभेदक लक्षण, और इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम किसी भी फैमिली का जब अध्ययन करते हैं तो कुछ सब हेडिंग्स होती हैं और उन सब हेडिंग्स में उसका हम डिस्क्रिप्शन या वर्णन करते हैं, क्योंकि नीट के सिलेबस में दिया गया है कि कुछ फैमिली हैं और उस फैमिली का डिटेल अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में अध्ययन किए और इस अध्ययन का कुछ भाग शेष रह गया है जिसे आज हम पूरा करेंगे। फैमिली क्रूसीफेरी में आप लोगों ने देखा कि इसमें पहली हेडिंग है हैबिट, जिसको आपने एनुअल हर्ब्स के रूप में पढ़ा, एक वर्षीय शाक के रूप में। रूट में आप लोगों ने टैप रूट या मूसला जड़ के बारे में पढ़ा। स्टेम या तने के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि ये इसका तना हर्ब से हर्बेशियस है, इरेक्ट है और ब्रांच है, सिलिंड्रिकल है। इसके बाद आप लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखा कि टिपिकल रेशिम इन्फ्लोरेसेंस है। फ्लावर के बारे में आप लोगों ने देखा कि कंप्लीट है, टेट्रामेरस है, इवेक्टिएट है और हाइपोगाइनस है। हम आपको बताए थे कि फ्लावर की हेडिंग में जब ये पढ़ा गया कि हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस के मीन्स होता है कि हाइपो मीन्स नीचे और गाइनस मीन्स गाइनीशियम, अर्थात गाइनीशियम के नीचे से पुष्प के जब सभी भाग व्यवस्थित होते हैं तो ऐसे प्रकार के पुष्प को हम हाइपोगाइनस कहते हैं। अधोजाय, इसका संबंध है ओवरी से है, जायांग से है, क्योंकि जब अंडाशय के जायांग के नीचे से पुष्प के सभी भाग व्यवस्थित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जायांग का स्थान ऊपर हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है। उसी को हम दूसरे सेंस में अर्थात गायनीशियम वाली हेडिंग में हम कहते हैं ओवरी सुपीरियर, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। तो ये वर्णन आप लोगों को हमने एक एक हेडिंग बाय हेडिंग किया था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, करोला, इंडूशियम, गायनीशियम। अब किसी भी फैमिली को बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट पढ़ने के लिए इसकी कुछ की पॉइंट्स होती हैं और इस की पॉइंट्स में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो एफएफ और दूसरा एफडी। एफडी, अब आपके दिमाग में ऐसा ना आ जाए एफडी फिक्स डिपॉजिट। एफडी नहीं भाई, फिक्स डिपॉजिट नहीं, उसको फिक्स डिपॉजिट है लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट किसके रूप में है? फैमिली के रूप में है। एफडी से हम डिनोट करते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम ऐसा डायग्राम, ऐसा चित्र जिसके आधार पर पूरी फैमिली बेस्ड है, इसलिए उसे हम एफ डी कहते हैं, फ्लोरल डायग्राम। और दूसरा इसका पार्ट है एफ एफ, फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र। जिस तरह से आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखे होंगे कि तमाम फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोग कहते हैं पानी का सूत्र बताइए H2O, नमक का सूत्र बताइए NaCl। तो इस तरह से तमाम प्रकार के फार्मूला है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तमाम प्रकार के फार्मूला को आपने अध्ययन किया है। आप सोचेंगे कि अरे ये केमिस्ट्री से किसी तरह निजात पाने के लिए हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, बहुत इजी है। बायोलॉजी में भी फार्मूला आ गया, कौन सा फार्मूला है?
व्हाट इज फार्मूला एंड व्हाट इज फार्मूला बिलोंग टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का फार्मूला, कैसा फार्मूला? तो वह ऐसा फार्मूला है कि जिस फार्मूला पर पूरी फैमिली बेस्ड है और उस फैमिली के आधार पर हम फ्लोरल फार्मूला के आधार से अध्ययन करते हैं। तो यहां ब्लैक बोर्ड पर बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि फैमिली क्रूसीफेरी या इसका दूसरा नाम ब्रेशिकेसी है। ब्रेशिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली में यहां लिखा गया है टीएस ऑफ ओवरी, इसके नीचे लिखा गया है फ्लोरल फार्मूला। टीएस ओवरी, इस टीएस ओवरी का सेंस है कि जो अंडाशय, अभी आप लोगों ने पीछे टर्म पढ़ा कि प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? Arrangement of ovules to the locule in the locule is known as placentation। अर्थात लाक्यूल क्या है? कोष्टक। कैसा कोष्टक? उस कोष्टक में जहां कर ओव्यूल बीजांड लगे होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अर्थात हिंदी में परिभाषा हम कहेंगे कि कोष्ठकों में बीजांड के विन्यसित होने, व्यवस्थित होने के क्रम को हम बीजांड न्यास कहते हैं। तो इस तरह से ये बीजांड न्यास ये कैसे है? यहां पर देखिए, सबसे बाहरी जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं ओवरी वॉल। ये ओवरी वॉल है, ओवरी की भित्ति है। और ओवरी की भित्ति के बाद अगली संरचना हम यहां पर देखेंगे कि ये जो नेट की तरह की संरचना है इसे हम कहते हैं लाक्यूल। और बीच में इस तरह से खाली संरचना जो है गुब्बारे की तरह, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल। और दोनों के बीच में आप लोगों ने अभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि ओवरी सुपीरियर, बाइलैकुलर, लाक्यूल की संख्या 1 है, ओव्यूल की संख्या 2 कैसे हुई? तो आप लोगों ने वहां पर अध्ययन किया कि यूनिलैकुलर बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। यूनिलैकुलर बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम लाइक अपीयर्स बाइलैकुलर। तो फॉल्स सेप्टम क्या है? उसका नाम क्या है? रेपलम। और उस रेपलम को यहां पर फिगर में दिखाया गया है। रेपलम, इनके बीच में जो दोनों लाकूल को अलग अलग इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है फॉल्स सेप्टा बना हुआ, इसी फॉल्स सेप्टम को हम रेपलम कहते हैं। तो ओवरी वॉल हो गई, लाक्यूल हो गया, ओव्यूल हो गया और रेपलम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आप लोग देखते हैं कि मटर की फली है, सरसों की फली है, तो उसके सीड जो बन जाते हैं, सीड बाद में बनते हैं, उसके पहले लाक्यूल ओव्यूल होते हैं। और वो ओव्यूल पतली धागे की तरह की संरचना से उस फली में जुड़े होते हैं। और उस जुड़ी हुई संरचना को हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो ये संरचना प्लेसेंटा को परिभाषित कर रही कि जिससे ये ओव्यूल आपके जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लेसेंटा से ओव्यूल के जुड़ाव को ही प्लेसेंटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो ये था टीएस ऑफ ओवरी। अब यहां पर फ्लोरल डायग्राम, जिसे एफडी कहा जा रहा है,
ये फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं। इस फ्लोरल डायग्राम में सबसे ऊंचे ऊपर एकदम एक काले रंग की छोटी संरचना दिखाई दे रही है। इस छोटी संरचना को बिंदी कहते हैं आप। बिंदी। व्हाट इज बिंदी? बिंदी क्या है? आप देखते हैं कि कोई भी नवविवाहिता जब अपने पूरे सौंदर्य में होती है तो उसके माथे पर बिंदी शोभायमान होती है। वाह! उसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक टैक्सोनॉमी है, और इस टैक्सोनॉमी में एफडी जहां आप कर रहे हैं, फिक्स करने जा रहे हैं। कौन? फैमिली को फिक्स करने जा रहे हैं, अर्थात अपने माइंड में फैमिली को रिपीट करके रिमेंबर टू एवरीथिंग, पूरी फैमिली को आप याद करने के लिए अपने माइंड में जिस तरह से समाहित करने के लिए एफडी और एफ पर चल रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम फ्लोरल डायग्राम के ऊपर इस बिंदी को कहते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस। अब मदर एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं मातृ अक्ष, मातृ अक्ष का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आप जान सकते हैं कि हम आप कहां से आए? माता पिता से आए। मातृ अक्ष, मदर एक्सिस, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहिए, अर्थात कहने का मतलब कि किसी भी पुष्प को बियर करने के लिए, उसको धारण करने के लिए एक अक्ष होती है, एक एक्सिस होती है। दीज एक्सिस इज नोन एज मदर एक्सिस। आप फूल की डंठल को लेकर के और ऐसे करते हैं, या क्या खुशबू है, लेकिन उस डंठल से पूछिए कि वो डंठल अपनी मातृ अक्ष को छोड़ने के बाद उसे कितना कष्ट हो रहा है। आप तो उसकी सुगंध को लेकर के बहुत खुश हैं, लेकिन उससे पूछे कि वो मातृ अक्ष को छोड़ दिया, क्योंकि मातृ अक्ष को छोड़ देने के बाद उस पुष्प का विकास वहीं पर खत्म हो गया। द फ्लावर शुड बी डेड। क्यों? क्योंकि उसी फ्लावर से उसकी ओरिजिन होनी है, उत्पत्ति होनी है। जो हम उसकी लाइफ साइकिल को पूरा करके, अर्थात हम सीड या बीज का निर्माण करेंगे, वो नहीं हो पा रहा। तो जिस बिंदी को हमने कहा, वो बिंदी क्या है? मातृ अक्ष है। मातृ अक्ष क्या है? कि वह अक्ष किसी भी पुष्प को खिलने के लिए जो उसकी शाखा उस पुष्प को धारण करती है, उसे हम मातृ अक्ष कहते हैं। मातृ अक्ष, मदर अक्ष। ये पुष्प की टहनी है, और इस पुष्प को धारण करने के लिए जिस शाखा से ये बिलोंग कर रहा है, उसे हम मातृ अक्ष कहते हैं, मदर एक्सिस कहते हैं। मातृ अक्ष के बाद अब हम इन दोनों का समावेश कैसे सामंजस्य है, ये देखेंगे। यहां पर फ्लोरल फार्मूला है, यहां पर फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले हमने लिखा है ईवीआर। ईबीआर इसका मतलब होता है इब्रैक्टिएट, असहपत्री। हम आपको वहां पढ़ाते समय बताए थे कि पत्ती के नीचे अगर पत्ती के समान छोटी संरचना होती तो उसे अनुपर्ण कहते हैं। जिन पत्तियों में पाया जाता है उसे अनुपर्णी स्टिपुलेट कहा जाता है, और जिन पत्तियों में नहीं पाया जाता उसे एक्स स्टिपुलेट या अनुपर्णी कहा जाता है। उसी तरह से पुष्प के नीचे पत्ती के समान संरचना होती है तो उसे हम सहपत्र कहते हैं, और यदि पुष्प के नीचे पत्ती के समान संरचना नहीं होती तो उसे हम असहपत्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट। ई से मतलब है यहां अपोजिट, उल्टा, विलोम। तो इब्रैक्टिएट है, असहपत्री है। अब आप देखेंगे कि इस असहपत्री के लिए यहां पर कोई सिंबल नहीं है, कोई संकेत नहीं।
अगर जिस फैमिली का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे और उसमें ब्रैकेट रहेंगे तो उस ब्रैकेट के लिए नीचे एक कतार और बन जाती है सिंगल, अर्थात कहने का मतलब कि दिस लाइन इज डिनोटेड टू ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है इसलिए ई ब्रैकेट हमने कह दिया, आशा पत्री है। दूसरा फिगर जो डिनोट कर रहा है ये है एक्टिनोमॉर्फिक। आपने फ्लावर की हेडिंग में पढ़ा कि एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है। कल हमने बताया कि इस तरह से सिमेट्री उसके प्लेन के अकॉर्डिंग हमने पुष्प का सेक्शन काट दिया और इस तरह से उनमें बराबर हिस्से बढ़ जाते हैं, त्रिज्या सममित हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित। दूसरा सिंबल है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। ये दोनों शब्द सिनोनिम्स हैं। एक्टिनो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट अर्थात कहने का मतलब द्विलिंगी है, एक ही पुष्प में नर जन्नांग और मादा जन्नांग या एंडुशियम और गायनीशियम दोनों पाए जाते हैं। अब एंडुशियम और गायनीशियम को अभी आप लोगों ने देखा कि टीएस ऑफ ओवरी है, ये जो गायनीशियम का भाग है इस गायनीशियम भाग को बीच में दिखाया गया है और वही फिगर है जो बाहर आप देख रहे हैं अंदर भी है। स्टेमन या पुंकेसर, इस पुंकेसर को यहां दिखाया गया है दो दो, यहाँ 4 की संख्या और यहाँ किनारे पर 2 छोटे आकृति में दिखाया गया है। आपको उसी चीज को सिंबल में यहाँ दिखाया गया है एंडुशियम 2+4, अर्थात 2 छोटे बाहर की तरफ 4 बड़े अंदर की तरफ। आप लोगों ने एंडुशियम की हेडिंग में लिखा था कि 2 स्टेमन आर स्मॉलर इन साइज are lateral in position and 4 stamens are larger and situated in anterior-posterior condition. Such condition is known as tetradynamic condition. तो अब आगे लिखा है के से कैलिक्स, और कैलिक्स की इकाई आप लोगों ने पढ़ा था कि कैलिक्स की इकाई सेपल है, सेपल की संख्या 4 होती है, पॉलीसेपलस होते हैं, अरेंज इन 2 वरल्स, ईच वरल्स कंटेन्स 2 सेपल्स। ये 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। अब इनको हम ये देख रहे हैं कि ये 2 पंक्ति में कैसे हैं। बाहर की कतार हम 1 2 3 4 हमने काउंट कर लिया, ये सेपल की संख्या 4 है और चारों हम देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र हैं, कहीं पर जुड़े नहीं। इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसेपलस कंडीशन, क्योंकि पॉलीसेपलस से ये डिनोट कर रहा है कि ये खुले हुए हैं। अगर ये गैमोसेपलस में होते तो ये इनके अगल बगल कोष्टक लगा होता, लेकिन यहाँ कोष्टक नहीं लगा है इसलिए ये स्वतंत्र हैं और इनकी संख्या 4 है। हम कहेंगे सेपल्स 4 अरेंज इन 2 वरल्स। क्यों 2 वरल्स? 2 पंक्तियों में इसलिए व्यवस्थित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आमने सामने के दोनों सेपल्स एक जैसे हैं, इधर के दोनों एक जैसे हैं और इधर के दोनों एक जैसे हैं, और इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों ऊपर नीचे के जो सेपल हैं वो अगल बगल को इनके दोनों किनारों को आच्छादित किए हुए हैं, ढके हुए हैं। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं इनमें जो विन्यास होता है वो विन्यास होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, कोर छादी विन्यास। कोर मीन्स किनारे, इनके किनारे एक दूसरे को आच्छादित किए हुए हैं, ढके हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, कोर छादी विन्यास। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख से कैसे हम सामंजस्य करके इस फैमिली के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आगे है सी, सी इंडिकेट फॉर करोला। करोला यहां पर गुड़े का चिन्ह बना हुआ है। आप सोचेंगे कि मैं छोड़ दिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें भी नहीं निजात बताइए, यहाँ गुड़े है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ फार्मूला है, ये क्या सिस्टम? लेकिन ये जो क्रॉस, ये गुड़े का चिन्ह है, इसको कहते हैं करोला इज क्रूसीफॉर्म। करोला इज क्रूसीफॉर्म, करोला इज क्रॉस रूपी एंड क्रूसीफॉर्म करोला इज दी
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी। हम कल आपको रिपीट करके ये बताए थे कि अगर किसी भी फैमिली में आपको फैमिली का नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये कह दिया गया करोला की हेडिंग में कि करोला इज क्रूसीफॉर्म, then without any exception the name of the family is cruciferi। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस गुड़े का मतलब है क्रॉस रूपी करोला। यहां पर करोला सेपल पेटल, और इस पेटल की संख्या 4 है। यहां भी कोष्टक नहीं है, इसका मतलब पेटल भी पॉलीपेटलस कंडीशन में चारों स्वतंत्र हैं। हम यहां काउंट कर ले रहे हैं 1 2 3 4। इसकी सिचुएशन हम ये देख रहे हैं कि ये क्रॉस रूपी है। कैसे क्रॉस है? अगर हम इसके इस बिंदु से ऐसे ऐसे मिलाकर दें तो इस तरह से जो फिगर बन गया ये क्रॉस रूप में बन गया। बिल्कुल ऐसे ऐसे कंडीशन में क्रॉस रूप में इस तरह से व्यवस्थित है। ऐसे प्रकार के करोला को क्रूसीफॉर्म करोला या क्रॉस रूपी करोला कहते हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन है, स्वतंत्र है। हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4। और ये चारों में हमने ये देखा कि इसके एक दूसरे के किनारे ये छूने का प्रयास कर रहे हैं। छुए नहीं है, छूने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कोर स्पर्शी विन्यास, कोर स्पर्शी या वाल्वेट एस्टिवेशन। कोर स्पर्शी वाल्वेट एक दूसरे के किनारे छूने का प्रयास कर रहे हैं, स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रकार के एस्टिवेशन को कहते हैं कोर स्पर्शी विन्यास। आगे है एंडोशियम। एंडोशियम इसकी इकाई स्टेमेंस होती हैं। स्टेमेंस अभी हमने बताया कि यहां आप देख रहे हैं फिगर में कि 2 स्टेमेंस जो बाहर की तरफ हैं, ये छोटे साइज में बनाया गया है फिगर में, और 4 स्टेमेंस जो अंदर हैं ये चारों बड़े बनाए गए, इसीलिए इनको कहा गया है एंडोशियम स्टेमेंस 2+4। आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों नहीं डायरेक्ट 6 लिखा गया, 6 लिखा गया, क्यों 2+4 लिखा गया? इसलिए कि 2 स्टेमेंस छोटे हैं वो बाहर की तरफ हैं, 4 स्टेमेंस बड़े हैं जो अंदर की तरफ हैं। अर्थात इस कंडीशन को कहा जाता है टेट्राडाइनेमस कंडीशन, चतुर्दीर्घी। एंड टेट्राडाइनेमस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी। आपको 2 महत्वपूर्ण लक्षण मिले जो फैमिली क्रूसीफेरी के, पहला करोला क्रूसीफॉर्म और दूसरा स्टेमेन की कंडीशन टेट्राडाइनेमस है। स्टेमेन वाली हेडिंग में आप लोगों ने कहा कि स्टेमेन 6 है बाइथिकस या डाइथिकस, द्विकोष्ठक। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो स्टेमेन पुंकेसर है उनको ऐसे बनाया गया है डाइथिकस। ये कोष्टक की संख्या 2 है। एंथर्स इनके 2 कोष्टकों में है, इसलिए इसे डाइथिकस कहा गया। किसी किसी फैमिली में जब आप पढ़ेंगे तो वहां मोनोथिकस कंडीशन होगी तो ऐसे सिंपल होगी, ये मोनोथिकस कंडीशन। लेकिन ये डाइथिकस है, यहां ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 2 भागों में बंटना चाह रहा है। तो इस तरह से ये डाइथिकस कंडीशन। आगे आप लोगों ने देखा कि एंट्रांस कंडीशन है, अंतर्मुखी। ये जो स्टेमेन है, पुंकेसर है, अंतर्मुखी है, अर्थात जायांग की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ आकर्षित होते हैं। इस कंडीशन को एंट्रांस या अंतर्मुखी कहा जाता है। आगे चौथी कतार जो जी से डिनोट है अर्थात गायनीशियम। गायनीशियम की हेडिंग में आप लोगों ने कहा कि कार्पेल इसकी इकाई होती है। कार्पेल के साथ आपने कहा कि बाई कार्पेलरी, यहां 2 लिखा गया है। बाई कार्पेलरी कोष्टक लगाया गया है, कोष्टक का मतलब सिंक कार्पस, और नीचे ये लाइन खींची गई है। इट इज इंपॉर्टेंट सिग्न दी ऑफ गायनीशियम which is indicate that ovary superior। तो इस तरह से गायनीशियम के बारे में ये लिखा गया कि ये बाई कार्पेलरी है, सिंकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है।
यहाँ दो लैकुल दिखाए गए हैं, इसलिए हम कहते हैं बाइलैकुलर, बाइकार्पलरी। और ओवरी सुपीरियर है। हम अभी आपको बताए कि ओवरी सुपीरियर है, इसका मतलब कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। क्यों ऊर्ध्ववर्ती है? क्योंकि फ्लावर वाली हेडिंग में आप लोगों ने पढ़ा कि फ्लावर जो है हाइपोगाइनस है। हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स गाइनीसियम। गाइनीसियम ये है, इसके नीचे से पुष्प के सभी भाग निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि गाइनीसियम का स्थान ऊपर होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरी सुपीरियर अर्थात ऊर्ध्ववर्ती। यानी अगर इस लाइन को हम डिनोट कर लें और सब भाग, तो जी इसके ऊपर है अर्थात अंडाशय इसके ऊपर है। तो ये था फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला से अगर ये दोनों चीज मिल जाए और दोनों की मीनिंग हमें मालूम है, तो हम स्पष्ट रूप से उस पुष्प के बारे में डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। एक चीज और है, आप देख रहे हैं कि कैलिक्स को डॉटेड लाइन से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि कैलिक्स हरे रंग के होते हैं, अर्थात जो हरे रंग के होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। करोला को ये इस तरह से एकदम फिक्स कर दिया गया है, रंगीन कर दिया गया है, क्योंकि करोला या पेटल्स जो होते हैं ये आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, इसलिए इसे फिलअप कर दिया गया है, भर दिया गया है, रंगीन बना दिया गया। तो ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल फार्म डायग्राम से हम किसी भी फैमिली का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये था फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में। इसी फैमिली क्रूसीफेरी में तमाम पौधे हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में आप लोग देखते हैं कि गोभी है। जितनी प्रकार की गोभी है, चाहे पात गोभी है, फूल गोभी है, बटन गोभी है, गांठ गोभी है, सभी प्रकार की गोभी ये क्रूसीफेरी कुल में आते हैं। और आजकल सीजन चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरा दबा के एकदम ले रहे हैं मटर की छीमी, और उसी में गोभी और आलू डाल करके पूरा बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितने प्रकार की गोभी है, चाहे वो आजकल बफर सिस्टम में आप जा रहे हैं, पता चल रहा है चाइनीज भोजन का जमाना है, तो कहीं अंडा रोल खा रहे हैं, तो कहीं चाउमीन खा रहे हैं, तो कहीं बर्गर खा रहे हैं, अजय पैट गोभी काट करके उसको मिला करके दे रहे हैं फर्स्ट क्लास का। तो ये सब क्या है? जितने प्रकार की गोभियों का इस्तेमाल हम लोग सब्जी सलाद के रूप में करते हैं, गोभी ही नहीं साथ में मटर भी है, सॉरी साथ में मूली भी है, मूली रेफरेंस सटाइवास, और इसी में आपका सलजम भी है। मूली है, सलजम है और गोभी है। जितनी प्रकार की सरसों हैं, आप देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की सरसों, चाहे वो मसाले के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं, ब्रेसिका नाइग्रा है, ब्रेसिका अल्वा है, ब्रेसिका कंपेस्टिस है, ये तमाम प्रकार की जो सरसों की वैरायटी है, सब खाद्य तेल और मसालों में इस्तेमाल हो रही हैं। गोभी के रूप में तमाम प्रकार की गोभियां हैं, ब्रेसिका ओलरेशिया बार कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलरेशिया बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलरेशिया कनॉट कनॉट, ये तमाम प्रकार की जितनी गोभी, गांठ गोभी, बटन गोभी, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पात गोभी, ये सब की सब जो है क्रूसीफेरी से बिलोंग करती हैं। तो ये मसाले के रूप में, सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, कुछ सजावट के रूप में भी तमाम प्रकार के पौधे हैं जो हम आप सजावट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैंडी टफ्ट है, आइवेरी समारा जिसका बोटेनिकल नेम है, इसी तरह से एलाइसियम है, मैथियोला है, ये तमाम प्रकार के पौधे हैं जो सजावट के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था फैमिली क्रूसीफेरी के बारे में।
आप लोगों ने अध्ययन किया। तो जो भी इसमें कोई सुझाव हो आप लोग कमेंट करिएगा, और बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा जो ऐसे बच्चे हैं कंपटीशन के लिए, खासकर नीट का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जरूर ये वीडियो आप लोग शेयर करिएगा, और वीडियो को पूरा मन लगा के शुरू से अंत तक पढ़िएगा, तभी जो है आपको मजा आएगा वीडियो का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।